हेलो गाइस, सो ये वीडियो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से है, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली ब्लॉक ऑन अ प्लैंक प्रॉब्लम को लिया है और हम बेसिकली कुछ टाइप ऑफ ब्लॉक ऑन अ प्लैंक प्रॉब्लम्स देखेंगे और समझेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में किस हिसाब से सॉल्व करना होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है और कैसे बेसिकली अच्छे तरीके से अप्रोच करके आंसर हम ला सकते हैं। और इसमें से बेसिकली दो प्रॉब्लम्स मैंने पाथ फाइंडर से लिया है, जो कि थोड़ी अच्छी मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जो कि अच्छी प्रॉब्लम है। तो आपको इन सारे प्रॉब्लम से एक आइडिया हो जाएगा गाइस कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर जेईई एडवांस में आता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है उस लेवल का, तो आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो और क्या इसके पीछे की मेंटालिटी होती है। तो चलो गाइस, प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं हम। तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, दिस इज़ फ्रॉम पाथ फाइंडर। ये प्रॉब्लम हमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक ब्लॉक है that is rests on a long plank that is moving with a constant velocity 2 meter per second on a horizontal floor। तो सबसे पहले तो एक लॉन्ग प्लैंक है हमारे पास, like this, suppose this is a long plank, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ है like this, और इसके ऊपर हमारे पास एक ब्लॉक रखी हुई है ऐसे, जो कि रेस्ट कर रही है यहाँ पे। और बोल रहा है कि देखो, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना, बोल रहा है कि अ ब्लॉक रेस्ट्स ऑन अ लॉन्ग प्लैंक दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड। मतलब ये जो लॉन्ग प्लैंक है ये 2 मीटर्स पर सेकंड से ऐसे ट्रैवल कर रहा है और इसके ऊपर ब्लॉक रेस्ट कर रही है। रेस्ट कर रही है मतलब क्या, कि ये भी 2 मीटर्स पर सेकंड के साथ ट्रैवल कर रही है विद दिस लॉन्ग प्लैंक। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट का मतलब था। उसके बाद कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक, ये ब्लॉक और ये प्लैंक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.10 है। और बोल रहा है उसके बाद कि इफ़ द प्लैंक, अभी देखो स्टेटमेंट में, मतलब ये इनिशियल स्टेटमेंट था जो हमें दिया, इसके बाद स्टेटमेंट में चेंजेस आ रही है। कह रहा है इफ़ द प्लैंक स्टार्ट्स डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। तो ये यूनिफॉर्मली कब डिसेलरेट करेगा नीचे वाला प्लैंक, जब ऑब्वियसली किसी ने यहाँ से फोर्स दिया होगा लेफ्ट की तरफ। तो आपको सोच के ऐसे चलना है कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ा गया है। उसके बाद बोल रहा है स्टॉप्स इन 0.50 सेकेंड। तो 0.50 सेकेंड में बेसिकली नीचे वाला प्लैंक स्टॉप कर गया। इनिशियली वो 2 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और t इज इक्वल टू 0.50 सेकेंड में उसकी v जो है वो 0 हो गई। ये हमें दिया गया है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस स्लिड बाय द ब्लॉक ऑन द प्लैंक। ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस स्लिड करेगा प्लैंक के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है गाइस। और फ्री फॉल का एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसको आपको स्टेप वाइज सोचना है। सबसे पहले देखो, ये दोनों जो हमारे पास प्लैंक है, ब्लॉक है, 2 मीटर्स पर सेकंड से ट्रैवल कर रहे हैं। ब्लॉक प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है। अभी जब ये 2 मीटर्स पर सेकंड से ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी ने पीछे से फोर्स दिया, जिसके कारण नीचे वाला प्लैंक यूनिफॉर्मली डिसेलरेट किया, और डिसेलरेट करता हुआ 0.50 सेकेंड में बेसिकली वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। तो सबसे पहले यहाँ से जो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, इसकी एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ ये समझ में आ रही है, हमारे पास 3 वेरिएबल है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे क्या है कि जब ये ऑब्वियसली आगे की ओर 2 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये भी आगे की ओर 2 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है, और हमें ये निकालनी है कि ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस स्लिड कर रहा है इन सब प्रोसेस होने के बाद, इन सब प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस के बाद भी, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को गाइस आप अगर ऑब्जर्वर को इस प्लैंक के ऊपर रखोगे तो वहाँ से सॉल्व करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है, रिलेटिव स्लिडिंग निकालना है। स्लिड मतलब क्या, स्लिड मतलब ये जब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो ब्लॉक स्लिड नहीं कर रहा है इस लॉन्ग प्लैंक के ऊपर। जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी तो वो बेसिकली स्लिडिंग होगी। तो ये बात तो एक ध्यान में रखनी है। तो जब आप ऑब्जर्वर को लॉन्ग प्लैंक के ऊपर रखोगे और दोनों साथ में मूव कर रहा है इनिशियली, तो ऑब्वियसली यहाँ पे u कितनी होगी, 0 होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। उसके बाद इस लॉन्ग प्लैंक की कुछ एक्सेलरेशन हो रही है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, मतलब आगे की तरफ डिसेलरेशन हो रही है। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, मतलब ये ऑब्जर्वर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो बेसिकली एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो अगर ब्लॉक पे आप फोर्सेस दिखाओगे गाइस, तो कौन सी फोर्स होगी, सबसे पहले देखो आगे के डायरेक्शन में जो फोर्स होगी हमारे पास, वो यही हमें सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। सूडो फोर्स में इसकी मास m है, तो मान लो m मल्टीप्लाइड बाई नीचे वाला एक्सेलरेशन, जो पीछे एक्चुअली में इसकी एक्सेलरेशन a है, वो बेसिकली इसमें हम आगे सूडो फोर्स लगाएंगे m इंटू ए। अभी इसमें आगे की तरफ फोर्स लग रही है
सूडो फोर्स, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा गाइस। दिस फ्रिक्शन, जो म्यू एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा बिकॉज दिस इज़ आगे की तरफ। उसके बाद जो इस पे फोर्सेज होंगे, एक तो mg होगा और उसका एक ऐसा नॉर्मल रिएक्शन होगा गाइस हमारे पास। तो इतनी फोर्सेज होंगी, यहाँ से आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे तो ma माइनस ऑफ दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए डैश मान लो, जो इसकी एक्चुअल में एक्सेलरेशन होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो ये एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। हमारे पास टाइम बेसिकली कितना है, दैट इज़ 0.5 सेकेंड है, u हमारे पास 2 मीटर्स पर सेकेंड है और जो v है दैट इज़ 0 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं गाइस, एक्सेलरेशन देखो कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ a इंटू टी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा, दैट इज़ -2/0.5 हो जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो मतलब एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में। तो a हमारे पास कितना हो गया, दैट इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखूँ, ma माइनस ऑफ f इज इक्वल टू ma डैश, तो यहाँ पे हमारे पास जो a है दैट इज़ 4 हो जाएगा आगे की डायरेक्शन में, माइनस ये बेसिकली कितना होगा, म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ma डैश हो जाएगा। तो m कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से मैं 4 माइनस म्यू कितना है, दैट इज़ 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू a डैश। तो a डैश कितना आएगा, दिस इज़ 1, 4 माइनस 1 इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी इस ब्लॉक की आगे की डायरेक्शन में 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये बेसिकली इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, नीचे लॉन्ग प्लैंक पे है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो बेसिकली 0 है एंड जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। सो अभी देखो क्या करना है, जो t इज इक्वल टू 0.50 सेकेंड है, वहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी में, मतलब 0 इनिशियल वेलोसिटी में एंड 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है, उतने में फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है हमारे पास, v इज इक्वल टू u इज़ 0 प्लस a इंटू टी, दैट इज़ दिस। सो v जो हमारे पास आएगी दैट इज़ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड आएगी। बट क्या इतने v आने के बाद हमारी क्या ये ब्लॉक स्लिड करनी बंद कर देगी क्या, तो ऑब्वियसली नहीं। जब नीचे वाला प्लैंक स्टॉप हो जाएगा आफ्टर 0.50 सेकेंड, तब ऊपर वाले जो ब्लॉक है, मतलब नीचे वाला प्लैंक जब बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, तो ऊपर वाले प्लैंक की वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकेंड अभी भी रहेगी, जिसके कारण ये फर्दर मूव करेगा। तो सबसे पहले एक स्लिडिंग होगी इनिशियल पॉइंट जब इसकी u0 थी, वहाँ से लेकर v इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड तक। तो यहाँ पे हमें एक x निकालना है, दिस इज़ x1, और x2 हमें कब निकालना है, जब ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, u इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, और अभी जो एक्सेलरेशन होगी उसके बाद देखो क्या होगा एक्चुअली में। सबसे पहले ये जो प्लैंक है, जैसे ही 0.5 सेकेंड होगा ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब नीचे कोई भी डिसेलरेशन नहीं हो रहा। तो अब ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन वाली फोर्स लगेगी जो उसको डिसेलरेट करवाएगी। और फ्रिक्शन वाला फोर्स बेसिकली कितना है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू जी। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात बोलूँ, नॉट फ्रिक्शन बट एक्सेलरेशन की बात बोलूँ, तो ये -0.1 इंटू जी होगा, दैट इज़ माइनस ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा हमारे पास। सो यू हमारे पास हो जाएगा 1.5 मीटर्स पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और जो v हो जाएगा वो बेसिकली 0 हो जाएगा उस ब्लॉक का। तो इस पे अगर आप x यहाँ पे निकालोगे x, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर दैट इज़ 0 स्क्वायर माइनस ऑफ 1.5 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू x2, इसको मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.25 अपॉन 2 दैट इज़ इक्वल टू x2। तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी 1.125 दिस मच मीटर्स। सो x2 हमारे पास आ जाएगा 1.125 मीटर्स। ये कौन सा x2 है, जब नीचे वाला प्लैंक मूव करना बंद कर दिया है और सिर्फ ऊपर वाली ब्लॉक की मूवमेंट हो रही है ड्यू टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ये होगी। सो एक तरीके से ये भी आप बोल सकते हो कि जब नीचे वाला प्लैंक मूव करना बंद कर दिया तो ये ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऑब्जर्वर के इक्विवेलेंट हो गया। तो आप ग्राउंड से देखो, यहाँ से देखो, एक ही बात है। बट फर्स्ट वाले केस में जब मैं ये कैलकुलेट किया हूँ, जिससे मैंने v कैलकुलेट किया 1.5 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ से एक आपको x1 निकालना है। तो यहाँ से x1 आप कैसे निकालोगे,
x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो। आपको u पता है, a पता है, t पता है, तो वो अगर मैं x निकालूंगा तो x1 इज इक्वल टू यू टी, यू 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 है, t हमारे पास 0.5 स्क्वायर मतलब 0.5 सेकेंड है, तो दिस मच स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी 0.375 मीटर्स। तो ये आपका x1 आ गया, ये आपका x2 आ गया। आप x1 प्लस ऑफ x2 करोगे तो टोटल में 1.5 मीटर्स आ गया। तो एक्चुअली में देखो, जो टोटल ये ऊपर वाला ब्लॉक स्लिड किया है ऑन दिस लॉन्ग प्लैंक फ्रॉम द इनिशियल मोशन, मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट हुई है वहाँ से फाइनल तक, जब तक ये ब्लॉक नीचे स्लिड करना, लॉन्ग प्लैंक के ऊपर स्लिड करना बंद नहीं किया है, तब तक 1.5 मीटर्स था गाइस। तो आंसर इज डी, द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, जहाँ पे लॉन्ग प्लैंक के ऊपर ब्लॉक रखी हुई है। तो आप इसको फिर से देखना। ये फर्स्ट टाइम में एक्चुअली सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कर सकता है, बट ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोचना है गाइस। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर प्लैंक के रख पे सोचोगे, प्लैंक पे रख के सोचोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी, बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप। बहुत लोग फर्स्ट स्टेप करके छोड़ देंगे कि मुझे 0.5 सेकंड तक ही निकालना है, बट उसके आगे भी आपको देखना था। तो यहाँ से एक सीख मिलती है आपको, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करके सॉल्व करना है। तो इससे अभी इजी सवाल होगा तो आप उसको इजीली कर दोगे। जैसे देखो सेकंड सवाल थोड़ा इजी है इसके कंपैरेटिवली। सेकंड सवाल हमें क्या बोल रहा है कि जस्ट एक 40 kg स्लैब है जो कि एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है, तो म्यू 0 यहाँ पे फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, और एक 10 kg ब्लॉक है जो कि रेस्ट कर रहा है ऑन टॉप ऑफ द स्लैब। यहाँ पे स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्लैब गिवन है 0.60, और काइनेटिक कोफिशिएंट भी गिवन है दैट इज 0.540। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन गाइज। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में पहले कंफ्यूज कर रहा है ये दिखाकर कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। तो आप सबसे पहले कंफ्यूज रहोगे कि यूज़ क्या करना है, तो उसको मैं बताता हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि द 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन if g is equal to 9.8 meters per second square, the resulting acceleration of the slab will be। तो कभी भी जैसा फोर्स ऐसा लगाया रहता है हमारे पास, या तो नीचे वाले ब्लॉक पे या ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इन दोनों ब्लॉक को एक मान लो ऐसा। ये मैंने न्यूटन्स लॉज के चैप्टर में भी बताया है गाइस, लेक्चर्स हैं न्यूटन्स लॉज के, वहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे मेथड्स इस तरीके के बताए हैं। तो उसी मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट है तो एक बार वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो लेक्चर्स को, मेरे जो न्यूटन्स लॉज वाले लेक्चर्स हैं वहाँ पे इन सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। तो वहीं से मैं लेता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, ये टोटल मास अगर आप देखोगे तो 50 kg है, और उस पर जस्ट एक लेफ्ट वाली फोर्स दे रखी है 100 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक को यहाँ पर मैं एक मान लिया हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो एक्सेलरेशन जो आपकी आएगी दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। तो अभी आपको देखना है क्या इतनी एक्सेलरेशन ये जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच का वो प्रोवाइड करवा सकता है कि दोनों साथ में ही मूव करें, 10 kg वाला ब्लॉक और 40 kg वाला ब्लॉक। क्योंकि देखो जो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन का, या एज इट इज़ मैं इन जनरल फ्रिक्शन की बात बोलूँ तो फ्रिक्शन एक्चुअली क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे मैं वही एक्चुअली चेक करना चाह रहा हूँ कि जब दोनों साथ में अगर मूव करेंगे तो इतनी एक्सेलरेशन आएगी, तो क्या ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतनी एक्सेलरेशन करवा पाएगा कि दोनों साथ में मूव करें। तो वो हमें सबसे पहले चेक करना है इस 10 kg वाले ब्लॉक के लिए। तो इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि वही अपने पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन इतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पाया कि दोनों साथ में मूव करें तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगी। बट अगर मूव नहीं करवा पाया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा आपकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकल कर आ गई, जो भी मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा वहाँ पे, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, मतलब दोनों रिलेटिवली मूव करेगा और फ्रिक्शन उसको नहीं रोक पा रहा है, फ्रिक्शन उसको एक साथ मूव करवाने में असक्षम है, मतलब फ्रिक्शन इज़ नॉट केपेबल कि दोनों एक साथ मूव करें। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। फोर्स हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 100 न्यूटन है। ये देखो मैं ऊपर वाला बना रहा हूँ, ये दिस इज़ 10 kg ब्लॉक। फोर्स कितना है, दैट इज़ 100 न्यूटन है। और फ्रिक्शन मान लो हमारे पास म्यू नहीं पता है, म्यू इंटू mg मान लो, दिस है हमारे पास। तो उसके तहत मैं यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन लिखूँ तो हमारे पास होगा 100 माइनस ऑफ म्यू mg दैट इज़ इक्वल टू m इंटू ए। सो m इज़ 10, a इज़ 2। ये हमारे पास हुआ। यहाँ पे 100 माइनस ऑफ म्यू हमें देखना है इंटू 10 इंटू 9.8 दैट इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ से आप देखो 10 माइनस 20 इज़ 80 अपॉन 10 इंटू 0.8, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। दिस इज़ 9.8 नॉट 0.8 दैट इज़ इक्वल टू म्यू हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ों को नीचे ले लिया। तो 8 अपॉन 9.8 आप निकालोगे तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.816।
और जबकि मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, दैट इज़ 0.6, तो मैक्सिमम इतना ही प्रोवाइड करवा सकता है, बट साथ में मूवमेंट के लिए हमें कम से कम इतनी स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए। तो यानी कि हम क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.6, वो केपेबल नहीं है दोनों को साथ में मूव करवाने के लिए। कैपेबिलिटी के लिए हमें कम से कम 0.816 फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि दोनों साथ में मूव नहीं करेगी, दोनों अलग अलग मूव करेगी। तो जब दोनों अलग अलग मूव करेगी तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि अब रिलेटिव मूवमेंट जारी है दोनों के बीच में। तो ये कुछ अलग मूवमेंट करेगा और ये कुछ अलग मूवमेंट करेगा, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चालू होगा। दैट्स वाई काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा। तो ये यहाँ पे ब्यूटी था इस सवाल का, आपको देखना था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा। तो हमने देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा। तो ऑब्वियसली ये आगे मूव करेगा, इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रही है ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लगेगी। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, 0.4, और क्या होगा, म्यू ऊपर वाला 10 इंटू जी ऊपर वाला, ऐसा होगा। तो ये हमारे पास आगे फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण बेसिकली एक्सेलरेशन होगा नीचे 40 kg वाले ब्लॉक की। और क्वेश्चन में वही था कि आपको रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब फाइंड करना है। तो अभी ऊपर के बारे में कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट नीचे के बारे में आप चिंता करो। दिस इज़ 40 kg एंड दिस इज़ व्हाट, 0.4 इंटू 10 इंटू जी। तो ये हमारे पास फोर्स है। दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा हमारे पास। सो दिस इज समथिंग लाइक 10, यहाँ पे 10 हो गया। तो ए कितना है हमारे पास, 9.8 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 0.98 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आंसर हो गया। दिस इज़ बेसिकली द आंसर। तो ए इज़ बेसिकली द आंसर। तो ये भी एक ब्यूटीफुल सा सवाल था गाइस। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग फ्रिक्शन दे रखी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ताकि आप थोड़ा दिमाग लगा सको कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा सा सवाल था। अभी चलो थर्ड एंड लास्ट सवाल देखते हैं गाइस, जो कि आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बहुत ज़्यादा ख़त्म तो नहीं कर देता है, बट मैं बोलूँगा कि आपको एक आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आया तो उससे आपको लड़ने की एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी इन 3 बेहतरीन प्रॉब्लम्स को करने के बाद, क्योंकि ये 3 बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है। इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 जो है पाथ फाइंडर से लिया गया है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ पाथ फाइंडर से लिया गया है गाइस। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है गाइस, दैट अ लार्ज प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M, एक लार्ज प्लैंक है हमारे पास कैपिटल M मास का, दैट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी u ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर। यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज जेंटली प्लेस्ड ऑन द प्लैंक विदाउट एनी वेलोसिटी। जब ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक स्मॉल m का मास को जेंटली प्लेस कर दिया गया है ऊपर विदाउट एनी वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, क्योंकि जेंटली प्लेस किया गया है एक ऑलरेडी मूविंग लार्ज प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M पे। कह रहा है द ब्लॉक स्लाइड्स ए डिस्टेंस L, ब्लॉक जो है वो L डिस्टेंस स्लाइड किया है, इतना ब्लॉक ने डिस्टेंस स्लाइड किया है ऑन द प्लैंक बिफोर इट स्टॉप स्लाइडिंग। ओके, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक। तो यहाँ पे भी गाइस देखो कहीं ना कहीं बात है कि प्लैंक के ऊपर बेसिकली उसने स्लाइड किया है L डिस्टेंस। तो जब दोनों साथ में मूव करेंगे तो कुछ स्लाइडिंग नहीं होगी, जब दोनों अलग अलग मूव करेंगे तभी स्लाइडिंग होगी। तो अगेन आपको ऑब्जर्वर अगर इस पर बिठा दो तो ज़्यादा आसानी से ये भी सवाल आपको सॉल्व कर सकते हो आप। तो इस पे देखो हम ऑब्जर्वर बिठा कर देखते हैं और वापस से सारी इक्वेशंस लिख कर देखते हैं। तो इस पे जब आप ऑब्जर्वर बिठाओगे तो क्योंकि नीचे वाला जो है वो u वेलोसिटी से इनिशियली चल रहा था, जा रहा था, जब ऊपर वाले ब्लॉक को साइलेंटली प्लेस कर दिया गया प्लैंक के ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर की होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगी अगर आप इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो। अभी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब इसकी वेलोसिटी पीछे है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज दिस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन चाहेगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है वो कम हो, दैट्स वाई फ्रिक्शन इधर लगेगी। तो लेट अस सपोज दैट म्यू mg, म्यू मैंने लिया यहाँ पे एंड m इंटू जी। तो जब इस पे म्यू इंटू m इंटू जी लग रहा है तो ऑब्वियसली इस पे इस डायरेक्शन में म्यू इंटू m इंटू जी लगेगा। तो अभी भी देखो नीचे वाला जो ऑब्जर्वर मैंने लिया है वो इस कैपिटल मास m पे है। क्या ये कैपिटल मास m एक्सेलरेट कर रहा है? वेल ऑब्वियसली कर रहा है। तो उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? फोर्स पता है म्यू mg दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा आपके पास। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, म्यू mg अपॉन कैपिटल m आएगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो इसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट में इस तरफ म्यू स्मॉल mg अपॉन कैपिटल m है, तो आपको ऊपर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं वापस से यहाँ पे दिखाऊँ दिस इज स्मॉल m, तो एक हमारे पास फोर्स यहाँ पे म्यू mg लग रहा है और सूडो फोर्स कितना लगेगा, दैट इज़ m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, म्यू mg अपॉन कैपिटल m। सो म्यू mg अपॉन कैपिटल m है, ये सूडो फोर्स है। इधर हमारे पास
इनिशियल वेलोसिटी थी, लेट अस नॉट राइट द वेलोसिटी बिकॉज इट इज़ नॉट द फोर्स, ये mg है, ये नॉर्मल है, तो ये अपने पास FBD कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो अगर आप एक्सेलरेशन यहाँ से निकालोगे गाइस तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा μm²g/m प्लस μmg, दिस फोर्स इज इक्वल टू बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, a डैश मान लो। सो दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, m आप कैंसिल आउट कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। u हमारे पास कितना है, दैट इज -u है हमारे पास, इनिशियल जो u है, और जो x है दैट इज l है। जितना लेंथ ये स्लिड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये स्लिड किस तरफ करेगा, देखो इस तरफ वेलोसिटी है तो इस तरफ स्लिड करेगा ये, तो लेट मी राइट x इज इक्वल टू -l बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन मैंने लिया है। तो इतना स्लिड कर गया ये, जब वो स्टॉप कर गया स्लिड करना, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप v को भी 0 ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इक्वेशन अगर डेवलप करोगे गाइस तो मैं लिख सकता हूँ v² दैट इज 0² माइनस ऑफ u², सो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a अपने पास कितना है, दैट इज μmg/M प्लस ऑफ μg इंटू s कितना है, दैट इज माइनस ऑफ l है हमारे पास, ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये माइनस माइनस बेसिकली प्लस में कर दिया है, -l है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से मैं μg कॉमन ले सकता हूँ, इधर भी μg है इधर भी μg है, एंड दिस इज m/M प्लस ऑफ 1, ये हमारे पास हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय l, ये हमारे पास हो गया। तो इसको अगर फर्दर में लिखूँगा तो u² इज इक्वल टू 2 μgl मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m प्लस M/M लिख सकता हूँ गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे स्मॉल m/M प्लस 1 था ऐसा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे एक्चुअली वी नीड टू फाइंड दिस म्यू, तो ये म्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा, mu² अपॉन स्मॉल m प्लस M, ये हमारे पास हो गया, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 2gl, ये मैं लिखूँगा, तो दिस इज़ बेसिकली आर म्यू गाइस, एंड दिस इज़ बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन एक्चुअली जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखे होंगे तभी आपको ये क्वेश्चन उसके बाद अगर करने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत ही आसान सा सवाल है, क्योंकि इसमें भी जस्ट ऑब्जर्वर को प्लैंक पे ही रख के आपको सोचना है, तो आप यूँ जवाब ले आओगे इस क्वेश्चन की भी गाइस। तो ये 3 बेहतरीन प्रॉब्लम थे इस टाइप में, जिसमें कि प्लैंक के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी अराइज की गई है क्वेश्चन में। तो एक सवाल था, मतलब 2 सवाल था जिसमें आपको ऑब्जर्वर प्लैंक पे ही रख के सोचना था, एक सवाल था जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई हुई थी क्वेश्चन में गाइस। तो मेरे को लगता है कि इन 3 प्रॉब्लम्स का जब आप कॉन्फिडेंटली खुद से करके, अगर खुद से पढ़ के खुद से कर लिए हो, तो आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन पे हो, क्योंकि JEE एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप नेक्स्ट JEE एडवांस के लिए। तो बट फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप होप लूज़ कर दो, अभी बहुत टाइम है, बट आप ध्यान से इन सब क्वेश्चंस को पढ़ के गाइस अच्छे से अटेम्प्ट करो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग चैलेंजिंग टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ या थ्योरी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।